31 मार्च बहुत जल्द आने वाला है और क्योंकि अभी एनुअल इनकम स्टेटमेंट 2 साल से यानी कि 2021 से इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होता है। ऑलमोस्ट सारी भी इनकम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो जहाँ पर शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स भी वहाँ पे दिखते हैं। हमें सभी रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में हमें टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं, 31 मार्च के पहले ऐसे कौन सी चीजें कर सकते हैं, 5 चीजें हम ध्यान दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम उन 5 चीजों को देखते हैं। मैं हूँ सीए करुणा जायसवाल। तो पहला है कि आपका सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट जो 1,50,000 तक का होता है, तो वो ऑलरेडी कुछ जो हमारे कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन होगा तो उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑलरेडी इसमें क्वालिफाई करता है। और इसके अलावा अगर आप सैलरीड होंगे तो डेफिनेटली प्रोविडेंट फंड तो कटता ही कटता है। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी यहाँ आ ही जाती है। इसके बावजूद भी अगर हमारा उतना लिमिट अनयूटिलाइज रह जाता है तो आप डेफिनेटली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफी सारी शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब शॉर्ट। साथ ही साथ इसके अलावा भी आप 50,000 अगर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत एनपीएस में 50,000 एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उसका भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास कैश क्रंच हो जिसके कारण आप सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स है और जैसे कि ELSS और उसके 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे तो आप डेफिनेटली उसे रिडीम करके फिर से एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप PPF भी अगर उसके 6 साल हो गए होंगे तो आप उसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आप जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट भी आपको 10 या 12% पे आसानी से लोन मिल सकता है। तो इनके तहत आप सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इंश्योरेंस जैसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो कि 10 साल से लेकर 20-25 साल तक भी चल सकता है, तो आपने बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ने चाहिए और फिर ही ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपने जाना चाहिए। वरना आप जो भी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स है जैसे कि टैक्स सेविंग FD जो 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड है, या ELSS जिसका मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, और ये तो बेस्ट है क्योंकि इसके रिटर्न भी सबसे ज्यादा होते हैं और इसका जो लॉक इन पीरियड है वो भी सबसे कम होता है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में। और साथ ही साथ ये आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी एग्जेम्पशन देता है और इसका जो अगर आप 1 लाख के नीचे आपके प्रॉफिट्स होंगे जब आप बेचते हैं तो वो भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा माना गया है। तो यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको अवेलेबल है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास कैश क्रंच है और आप बिल्कुल ही नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में, तो और आपके जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है वो 2 लाख से भी कम है, तो आपने डेफिनेटली न्यू रेजिम में ही जाना आपके लिए बेहतर होगा। वरना अगर आपके पास एग्जेम्पशन और डिडक्शन के लिए एवेन्यूज है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो साल 2022-23 के लिए जो एग्जेम्पशन और डिडक्शंस है जो ओल्ड रेजिम में आपके लिए अवेलेबल है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक जाता है, प्रोविडेंट फंड आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, HRA एग्जेम्पशन, होम लोन, EMI प्रिंसिपल रिपेमेंट, इन्वेस्टमेंट, PPF, ELSS, NSCs, LIC, NPS, पेंशन प्लान कंट्रीब्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस जो 2 बच्चों तक सीमित है, एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट, इनके जैसे आपके पास ओल्ड रेजिम में अवेलेबल है जो कि न्यू रेजिम में नहीं है। और इसके अलावा जो 5वां पॉइंट ये है कि डेट फंड्स जो होते हैं और उन्हें आप 3 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो उन पर जो कॉस्ट होता है वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है, यानी कि इंक्रीज कॉस्ट दिखाया जाता है, क्योंकि हर साल जो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स है हर एक साल में एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है जो उस पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो एक बेंचमार्क है जिसके द्वारा आप अपने ओरिजिनल कॉस्ट को इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूड करके इंक्रीज कॉस्ट दिखाओगे, ताकि जब आप सेल करोगे तब आपको ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट उसमें से आप माइनस करोगे तो आपका जो गेन होगा यानी कि प्रॉफिट होगा वो कम होगा, बजाय इसके कि जब आप ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे तो वो प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा। तो वैसा नहीं करते हुए हम उसको इंडेक्सेशन करते हैं और इंडेक्सेशन के बाद 20% का फ्लैट रेट पे इस पर टैक्स लगता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में जिसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 है और 2025-26 जिसमें हम बेचेंगे तो हम अज्यूम करते हैं कि उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस वक्त रहेगा 375, और 22-23 यानी कि करंट ईयर में हम 10,000 रुपए का डेट
फंड बाय करते हैं, फर्ज कीजिए 1 मार्च 2023 और उसी को हम सेल करते हैं 1 अप्रैल 2025 में, जो 4 साल बाद होगा 50,000 रुपीज में, तो कॉस्ट कैलकुलेशन होगा वो 10,000 और उसको हम डिवाइड करेंगे 331 जो करंट ईयर का कॉस्ट इंडेक्स है जिस ईयर में हमने बाय किया था, और मल्टीप्लाई करेंगे 375, यानी कि अज्यूम कर रहे हैं कि उस वक्त का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 4 साल बाद इतना रहेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट इन्फ्लेटेड जो आता है वो 11,329 आता है। और उस वक्त जब हम 50,000 रुपीज में बेचेंगे तो हम उसके अगेंस्ट कॉस्ट गिनेंगे 11,329, न कि हम 10,000 गिनेंगे। तो इससे हमें राहत मिलेगी क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो इनकम टैक्स के लिए वो 38,671 आएगा, न कि 40,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि 31 मार्च के पहले हम अगर डेट फंड बाय करेंगे तो इस 3 साल बाद बेचेंगे तो हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, इस साल का बेनिफिट मिलेगा। तो इसके चलते आपके लिए ये जरूरी है कि अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपने 31 मार्च से पहले जरूर कर देना है, ताकि आपको इस साल का जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा।